नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। यूपी ट्रिपल एससी द्वारा वर्ष 2015 से कराए गए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हैं जो पॉलिटी के सेक्शन में पूछे गए हैं, उन सारा का सारा क्वेश्चंस के बारे में हम लोग इसी महा रिवीजन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वर्ष 2015 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, क्वेश्चंस पूछे गए हैं पॉलिटी के सेक्शन में, वो सारे के सारे आपका इसमें रिवीजन करा दिया जाएगा। और ये आगामी जो वीडियो री एग्जामिनेशन है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है और ये आगे पूछा जाता रहेगा। जो भी वीडियो के या फिर आपका बोल सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, उन सारे में ये पूछा जाएगा। फिलहाल वीडियो री एग्जामिनेशन जो कि 26-27 जून 2023 को है, उसके लिए एक नया बैच स्टार्ट किया गया है। 40 दिनों का क्रैश कोर्स है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस बैच की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, समय को ख़राब नहीं करेंगे और शुरुआत कर देते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो के लिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जामिनेशन होता है, उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा और ये रिवीजन के तौर पर आप देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन हो जाएगा कम से कम समय में। चलिए, भारतीय संविधान में प्रावधानों से शुरुआत करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है वो किन देशों से लिए गए हैं, सबसे पहले तो उनके बारे में बात करें। जैसे अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है कनाडा से, मौलिक अधिकार लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से, संसदीय शासन प्रणाली जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का जो नेतृत्व किया था वो आपका जवाहरलाल नेहरू साहब ने किया था। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात करें तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो आता है आपका संघवारी सहकारी संघवाद में। अगर पूछा जाए तो भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद का जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो सहकारी संघवाद है। और जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान जो है वो सहकारी परसंघीय संविधान है। जबकि केसी वेयर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो केसी वेयर के अनुसार भारत का जो संविधान है वो आपका अर्धसंघीय आता है। पहले अधिवेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो इसके बारे में और डिटेल पे हम लोग चले जाते हैं क्योंकि एक दो क्वेश्चन इससे और पूछ लिया जाता है। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया। संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन मतलब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को एक और बैठक घटित हुई जिसमें सदस्यों द्वारा संविधान पर साइन किए गए तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। पूछा जाता है कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संघवाद जो है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे बड़ी विशेषता के बारे में बात करें तो केंद्र और रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन इसका मेन विशेषता के तौर पर कही जा सकती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को, जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के जो उपाध्यक्ष थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू साहब थे। ये केन सुपरवाइजर में पूछा गया था 2019 की बात है। भारत के प्रथम गृह मंत्री के बारे में बात करें तो सरदार पटेल साहब थे प्रथम गृह मंत्री। जगजीवन राम साहब थे प्रथम श्रम मंत्री। और इसके अलावा यूपी के पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत थे और भारत के 4वें नंबर के गृह मंत्री भी रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत साहब। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के बारे में बात करें तो भारत का संविधान जो है 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में बना था। मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और कुल 114 दिन की बहस हुई थी। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। नेक्स्ट है, 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित जो किया था वो आपका किया था एम एन रॉय ने। नेक्स्ट है,
संविधान सभा की अल्पसंख्यक की उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपका H.C. मुखर्जी थे। ये पूछा गया था राज्य मंडी परिषद में और 2019 के पेपर में पूछा गया था। भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी तो करीब 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के बारे में बात करें तो बहुत ही सिंपल है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया और इसके बारे में क्लियर हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में बात करें तो ये बहुत पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अभी रिसेंट में मैंने बोल दिया, सॉरी, 2015 में हुआ था असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर, उसमें भी पूछा गया था। वैसे नॉर्मली ये लगभग से हर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है अल्टरनेट वे में। तो B.N. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति में अगर सदस्यों के बारे में बात करें तो 7 टोटल सदस्य थे, और कौन कौन थे उनके बारे में बात करें क्योंकि किन्हीं की मृत्यु भी हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N. गोपाल स्वामी अयंगर, इसके अलावा लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, N. माधवराव जो कि B.L. मित्र के स्थान पर आए थे, T.T. कृष्णचारी, इन्होंने वर्ष 1949 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, इनके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी सब आपका सिमिलर है। कितने सदस्य रहे हैं ये भी पूछा जाता है, और अध्यक्ष कौन था इसका ये पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रारूप समिति में के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने अपने संविधान सभा के अंतिम भाषण में राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य समझाते हुए कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र का मतलब है उस जीवन विधा से जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करती है। पूछा जाता है कि स्टेटमेंट किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। बर्मा को कब अलग किया गया था, तो बर्मा को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया था। बर्मा आज की डेट में म्यांमार को कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 1, भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 जो है भारत राज्यों का संघ है, ये कहता है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के समय 565 रियासतें जो हैं वो मौजूद थी। ये अभी रिसेंट में पेपर हुआ था लास्ट ईयर 22 मई 2022 को UPSSC ASO का पेपर हुआ था, जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें जो है आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त जो थी वो मौजूद थी, तो 565 थी। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है, तो संघराज्य घोषित करता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इसका गठन जो हुआ था 9 नवंबर 2000 को हुआ था। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो आपका 1956 में किया गया था फजल अली आयोग के द्वारा, ये भी बहुत पूछा जाता है। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श जो है वो आपका फ्रांसीसी संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना को आमुख कहा जाता है। ये सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था, अभी रिसेंट में रिजल्ट भी आया है, तो उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर के तौर पर नेक्सस जीएस के स्टार अभय मिश्रा जी का सिलेक्शन हुआ है। ये आपका UPSSC के थ्रू ही ये एग्जामिनेशन हुआ था। नेक्स्ट है तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, आमुख कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो मूल उद्देश्य है वो आपका व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान अपने नागरिकों की हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा के बारे में बात करें तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। और अगर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा माना जाता है आर्टिकल 32 को, मतलब संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। कुछ मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बात करें, समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है आर्टिकल 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है आर्टिकल 25 से 28 आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार आते हैं आर्टिकल 29-30 पे आते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया आर्टिकल 32 में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। ये भी पूछा गया था अभी पेट के एग्जामिनेशन में, अक्टूबर 2022 में जो आपका पेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग से संबंधित है। नेक्स्ट है, यूएसए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा का स्रोत है। अगर पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की अवधारणा का स्रोत कौन सा है तो यूएसए है। अभी ये सप्लाई इंस्पेक्टर में पूछा गया था। नेक्स्ट है, शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करें तो आर्टिकल 21A के तहत आपका शिक्षा का अधिकार आता है। सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने से होता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है, जो आपका आर्टिकल 29 और 30 है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व जो है वो सौंपा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत जो है मौलिक अधिकार भी आता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 14 है वो आपका विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 की बात है। 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा माता पिता या फिर अभिभावक द्वारा बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और इसके अलावा इस अवसर प्रदान करने के अलावा मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। वर्तमान में बोल सकते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कुछ भाग हैं, उनके प्रावधानों के बारे में बात करें तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है, 3 जो है मौलिक अधिकार से, 4 जो है नीति निर्देशक तत्व से, भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए थे। नेक्स्ट है, मार्च अभी अगर पूछा जाए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या के बारे में तो 11 टोटल मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान डेट तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। 51A के बारे में बात करें तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल 51A को संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, DPSP के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के लिए DPSP मतलब राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। जैसे संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से, आपातकाल जर्मनी से, मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका रूस से संबंधित है। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में DPSP के तहत जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो ये आपका आता है आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 39A क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा, ये आपका आर्टिकल 48A में आता है। नेक्स्ट है, नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है प्रदान करता है वो राज्य के नीति सिद्धांत ही प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं को शिक्षित करना महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में कहीं ना कहीं मदद करता है। नेक्स्ट है, कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करें तो कॉमन सिविल कोड का नाम जब भी आए आपके दिमाग में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, वो होगा गोवा का। कॉमन सिविल कोड जो है वो आपका गोवा में ही लागू है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर पूछा जाए कि कॉमन सिविल कोड जो है वो कहाँ पे लागू है तो ये आपका गोवा में लागू है। गोवा, आई होप सभी लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में। जनसंख्या से संबंधित भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो गोवा से पूछ लिए जाते हैं। खैर, हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका जो है वो आपका उत्तरदायी होती है और ये उत्तरदायी होती है विधान मंडल के प्रति। नेक्स्ट है, लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति के बारे में बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा की शक्ति को स्थगित करने की शक्ति होती है। लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष को होती है। वह सत्र को कुछ समय के लिए या कुछ घंटे या सप्ताह या फिर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर सकता है। जबकि अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो सदन का सत्रावसान और आहूत करता है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 245 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 245 के अनुसार कानून बनाना जो है वो संसद का कार्य है। अब ये पेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट है, संसद के बारे में बात करें तो संसद जो है किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है। अगर पूछा जाए कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो संसद को होता है। वैधानिक निगमों के बारे में बात करें तो वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु के बारे में बात करें तो 25 वर्ष है। भारत सरकार के पहले विधि के बारे में बात करें तो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी होते हैं जो कि भारत के पहले विधि अधिकारी होते हैं। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु के बारे में अगर बात करें तो 25 साल होती है। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाने के बारे में बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति अगर हो गई तो स्पीकर के पास वोट डालने का अधिकार होता है। ये अधिकार होता है आर्टिकल 100 के तहत। नेक्स्ट है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात करें अगर तो वीवी गिरी थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खान थे, बीडी जत्ती साहब भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। अगर जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक था। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करें तो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा करने की जो शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, जिसका उल्लेख संविधान की 5वीं अनुसूची में भी किया गया है। पूछा जाता है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की जो शक्ति है किसके पास होती है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में करीब 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 80A के तहत आता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने के अधिकार के बारे में बात करें तो सिर्फ राष्ट्रपति को ये अधिकार है। नीलम संजीव रेड्डी के बारे में स्पेशली पूछ लिया जाता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, तो ये भारत के 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना, ये आर्टिकल 72 को क्षमादान की शक्ति माना जाता है। रामनाथ कोविंद साहब के बारे में बात करें तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, और भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण की तारीख थे, परंतु इसके पूर्व भी अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अतिक्रमण पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी 5 वर्ष से पूर्व राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, नीलम संजीव रेड्डी जी के बारे में भी हम लोगों ने बात की ही थी। निर्विरोध राष्ट्रपति ये चुने गए थे। नेक्स्ट है, वीवी गिरी के बारे में बात करें तो वीवी गिरी वह भारतीय राष्ट्रपति थे जिनको बोल सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी रिकॉर्डिंग में, तो
वीवी गिरी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वीवी गिरी वह भारतीय राष्ट्रपति थे जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे। नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है अपना पद त्यागपत्र जो है वो आपका उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। भारत का नीलम संजीव रेड्डी जी ही निर्विरोध राष्ट्रपति चुनी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब थे। इसके अलावा भारतीय संविधान के आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का जो अधिकार है वो आपका राज्यसभा के पास होता है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वो 12 होती है। प्रत्येक 2 वर्षों के बाद राज्यसभा के करीब 1/3 सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं। अगर हम लोग बात करें राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु के बारे में तो 30 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होती है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु जो है वो आपका 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा जो है वो 13 मई 1952 को आयोजित हुई थी। ये 2016 के पेपर में पूछा गया था। वैसे ये पेट क्वेश्चंस हैं और पेट का मतलब ये है कि आयोग लगभग से इन तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछता ही है, चाहे वो आपका यूपीएससी हो चाहे वो आपका जो भी एग्जामिनेशन हो। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्यता के लिए बोल सकते हैं कि 25 वर्ष एक एज होती है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार की बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष, जैसा अभी आपको बताया गया। नेक्स्ट है, शून्यकाल के बारे में बात करें तो शून्यकाल शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है प्रेस द्वारा किया गया था। संसदीय भाषा में इसका अर्थ जो है प्रश्नकाल के बाद की 1 घंटे की अवधि से होता है। शून्यकाल के दौरान लोकहित के विषय में अति आवश्यक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके लिए पूर्व सूचना नहीं दी जाती। पूछा जाता है कि शून्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो 12 से 1 नॉर्मली होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि जो होती है वो 1 माह होती है। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 552 हो सकती है। लोकसभा में करीब 131 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जो जनजातियाँ हैं उनके लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो करीब 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर के बारे में बात करें तो जीवी मावलंकर साहब थे। लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल जो है वो कौन से ऐसे लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है, तो डॉक्टर बलराम जाखड़ का रहा है। 22 जनवरी 1980 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और 15 जनवरी 1985 तक रहे। उसके बाद 16 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक बोल सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष रहे। इससे पहले जाखड़ साहब को पीठासीन अधिकारी के रूप में पिछला कोई अनुभव नहीं था। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार की पूर्ण अवधि के लिए बने रहने वाले एकमात्र अध्यक्ष हैं। तो रिपीट कर देता हूं मैं, लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं बलराम जाखड़ साहब और इनका कुल कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग बात करें लोकसभा सीटों की संख्या के बारे में बात करें तो नेक्स्ट ईयर चुनाव हैं, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है। लोकसभा का जो गठन है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और आर्टिकल 81 में किया गया था। वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है, जिसमें उत्तर प्रदेश सीटों का जो प्रतिनिधित्व है वो करीब 80 के आसपास है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम जो सांसद होने चाहिए कम से कम 50 होने चाहिए। कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जो है आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की संघ कार्यकारिणी में बोल सकते हैं कि जो
राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल नहीं होते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारे के सारे लोग होते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री शामिल होता है, ना कि आपका केंद्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मैक्सिमम लोकसभा की कुल संख्या का 15% ही मंत्री रह सकते हैं और 91 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था। होपफुली सभी को आता भी रहा होगा, बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल की सुरक्षा जो है निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो उसमें से वो उसी को फॉलो अप करते हैं। संसद के खर्चों के बारे में बात करें तो संसद के खर्चे जो है वो आपका CAG के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। CAG जो है आर्टिकल 148 से 151 के तहत आता है। CAG एक बहुत बड़ा पद है। संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक मतलब CAG का जो पद है एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व, संघीय पर्यवेक्षण तथा विशेषज्ञ प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने CAG को प्रहरी की भूमिका सौंपी थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी के बारे में बात करें तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का प्रथम विधि अधिकारी था। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी के बारे में बात करें तो महान्यायवादी जो है मुख्य विधि अधिकारी हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के बारे में बात करें तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। नेक्स्ट है, VP सिंह वह भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे और इस घोषणा से भारत में देशव्यापी जो विरोध है वो स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की जो अवधि थी वो लगभग 2 हफ्ते की थी। अब हम लोग राज्यपाल से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करें तो राज्य सरकार का संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा की भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। तो अगर पूछा जाए वर्तमान में कुल कितने विधान परिषद हैं तो ऑब्वियस सी बात है 6 विधान परिषद हैं। नेक्स्ट है, 161 के बारे में बात करें, आर्टिकल 161 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 161 के अनुसार विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को सज़ा माफ़ करने या सज़ा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए राज्यपाल जो है वो आपका बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और राज्यपाल नामक जो पोर्शन है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वैसे पॉलिटी का टॉपिक बहुत बड़ा है नहीं, आप इसको किसी भी किताब से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, लेकिन जिसका भी पेपर UPSSC का है तो वो ये वीडियो देख सकता है और इस वीडियो के तहत उसके कम से कम अगर 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से, वैसे 20 क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर 20 क्वेश्चन पूछे गए तो आपका 60 से 80% क्वेश्चन जो है आराम से इसी एक वीडियो से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रहता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल के पद धारण का जो टाइम पीरियड है वो क्या है तो 5 वर्ष है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राष्ट्रपति उनको कभी भी हटा सकते हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू थी, जो स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल हुआ करती थी। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसी वजह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपना पद धारण करते हैं। राज्यपाल का पद अभी चर्चा में भी चल रहा है, शायद आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है,
राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। अगर पूछा जाए किसे होती है तो ऑब्वियस सी बात है राज्यपाल को होता है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वही प्रमाणित करता है। न्यायपालिका के बारे में बात करें, जुडिशरी के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो 65 वर्ष है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे हीरालाल जे कानिया साहब थे। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी और इससे पूर्व इसकी स्थापना संघीय न्यायालय के रूप में हुई थी 1935 में। सरकारिया आयोग के बारे में बात करें तो सरकारिया आयोग जो है वो आपका केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित है। आर्टिकल 124 के बारे में बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कुल संख्या है, मुख्य न्यायाधीश करीब 34 है। अगर अच्छा बताइएगा, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन से नंबर के हैं और कौन चल रहे हैं? तो कौन तो लगभग से सभी को पता होता है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का नंबर कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट है, उत्प्रेषण के बारे में बात करें तो उत्प्रेषण नामक याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या फिर न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में बात करें तो फातिमा बीबी जी थी। असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया था 2015 में और इसके अलावा यूडीए एलडीए में पूछा गया था 2015 में ही। दो एग्जामिनेशन में आपका ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, नॉर्मली आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के बोल सकते हैं कि वर्तमान में न्यायाधीश हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि वर्तमान में कौन न्यायाधीश हैं, किस नंबर के हैं, और उपराष्ट्रपति कौन हैं, उपराष्ट्रपति किस नंबर के हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपका एग्जामिनेशन में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही पेट तरीके के इनके क्वेश्चंस बोल सकते हैं इनको, और पता भी होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं कहा जा सकता है कि हाँ बहुत डिफ़िकल्ट ये पोर्शन है। नॉर्मली सभी को आता है, जिसने भी अच्छे से पढ़ाई की है कि तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है उनको पूछे जाते हैं या फिर आते हैं। नेक्स्ट है, नवसृजित उच्च न्यायालयों के बारे में बात करें तो नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हैं। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय का सृजन हुआ था और भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की प्रावधान है। तो वर्तमान में कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। नेक्स्ट है, कुल मिलाकर इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में तब तक नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्चतम न्यायालय को या 2 से अधिक से ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में अधिवक्ता न रहा हो। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के जो पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष सेवा आवश्यक होती है। तो किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति के मत में सम्मानित महान न्यायवादी हो। भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 124 से 147 तक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख है। पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में अगर हम लोग पूछें या बात करें तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो आपका आर्टिकल 243 के तहत दिया गया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बात करें तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है वो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रखा गया था।
आर्टिकल 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 38 के बारे में बात करें तो राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने से संबंधित है। आर्टिकल 44 के बारे में बात कर ही ली है, कॉमन सिविल कोड से संबंधित है। आर्टिकल 46 जो है समाज के जो कमज़ोर वर्ग होते हैं उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से संबंधित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपका राज्य के नीति निदेशक के तत्व के अंतर्गत रखी गई है। भारत के राजस्थान राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी और 1959 में की थी नागौर से, राजस्थान के नागौर ज़िले में, और उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू साहब। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए इस टाइप से कि कौन ऐसा था जो ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच रही है, तो छवि रजावत रही हैं। और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था 2020 में ही। नेक्स्ट है, ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए, भारत में अगर ग्राम सभा के बारे में बात करें तो वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, वो सारे के सारे लोग ग्राम सभा में आते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया गया था, मनमोहन सिंह के द्वारा मनाया गया था। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य जो होते हैं वो आपका पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में बात करें तो पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो उपलब्ध है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं स्थापित करने वाले जो प्रथम राज्य थे उनमें आपका बोल सकते हैं कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश का नाम आता है। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले में पेश किया गया था। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में ही पूछा गया था 2018 वाले पेपर में। नेक्स्ट है, नागालैंड के बारे में बात करें तो वहाँ पे पंचायती राज प्रणाली जो है वो लागू नहीं है। बलवंत राय मेहता के बारे में हम लोगों ने बात कर ही ली है। बलवंत राय मेहता जो है पंचायती राज से संबंधित है, त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, और बलवंत राय मेहता समिति से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया था। नेक्स्ट है, देखिए, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, 243B के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 243B के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की जो संस्था है वो आपका पंचायत है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। नेक्स्ट है, देखिए, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत में लागू पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद समिति गठित किए जाते हैं। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम लोग बात करेंगे संविधान संशोधन के बारे में। तो 73वें नंबर का संविधान संशोधन था 1992 वाला, जिसमें बोल सकते हैं कि जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1951 के बारे में बात करें तो संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया था। पहली बार जो संशोधन किया गया था ये पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट में और 2020 का पेपर था वो। नेक्स्ट है, 73वां संविधान संशोधन ये संबंधित है पंचायती राज संस्थाओं से। तो भारत का 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। संविधान के आर्टिकल 40 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यह अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति जो है वो प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा अगर UPSSC में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पंचायती राज संस्थाओं से। रीज़न भी उसके पीछे है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी या फिर लेखपाल का पेपर हो या फिर UPSSC के जो भी पेपर होते हैं वो एक जिले स्तर के होते हैं। जिले स्तर का मतलब होता है
कि ग्राम स्तर या फिर आपका बोल सकते हैं कि तहसील में भी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर गांव स्तर के ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनके बारे में आपको जानकारी बहुत व्यवस्थित तौर से होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो आपको पंचायती राज अधिनियम के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। खैर, 1992 का 73वां संविधान संशोधन ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया। इस सूची में 29 विषय हैं और ये संविधान के 11वीं अनुसूची तथा भाग 9 में वर्णित है। आर्टिकल 368 ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक 42वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें तो संविधान में समाजवाद का मतलब क्या होता है। लोकतांत्रिक साधनों में समाजवाद के समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना, और यह शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना में प्रयुक्त आर्थिक न्याय शब्दावली में समाजवाद की अवधारणा अंतर्निहित है और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नॉर्मली ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 91वें नंबर के संविधान संशोधन के बारे में बात करें। अभी वैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था संविधान का 91वें नंबर का संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या जो है वो सीमित करता है। भारतीय संविधान के जो आपका बोल सकते हैं कि 61वां संविधान संशोधन है, उसमें मतदान की एज जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट 52वां संविधान संशोधन ये दल बदल पर रोक से संबंधित है, लोअर एग्जामिनेशन में पूछा गया था। नेक्स्ट है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है संसद के बारे में बात करें तो संसद वह संस्था है जो देश के वर्तमान नियमों को कहीं ना कहीं परिवर्तित कर सकती है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकायों के बारे में बात करें तो योजना आयोग के बाद आपका नीति आयोग आ गया और ये योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग की हुई 1 जनवरी 2015 को। बहुत बार पूछा जाता है कि संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है, तो योजना आयोग या फिर नीति आयोग जो भी ऑप्शन में होगा वो संवैधानिक संस्था नहीं है। नेक्स्ट है आर्थिक आसूचना परिषद के बारे में बात करें, EIC के बारे में बात करें तो वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ये पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में। नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। सरकार द्वारा तमिल भाषा को सबसे पहले एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में घोषित किया गया था, ये पूछा गया था UDLDA में और 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट है संसद जो है सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के बारे में निर्णय लेता है। तो संविधान का जो आर्टिकल 103 है उसके तहत संसद जो है सदस्यों की अयोग्यता या निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर भारत का राष्ट्रपति करता है। दल बदल के संबंध के बारे में अगर बात करें तो दल बदल के संबंध में संबंधित निर्णय जो है सदन का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट है यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनाना चाहता है तो उसे कम से कम किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट जीतें और कम से कम 2 सीटें जीतें, तब राजनीतिक दल जो है वो मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बन जाएगा। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 324 में आता है। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनावों के समय बोल सकते हैं कि घृणा जो पूर्ण भाषण होते हैं, पुतला जलाना होता है, इस पर बैन है। प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग, इस पर बैन है। निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, इस पर बैन है। और ये सारे आपको पता होने चाहिए क्योंकि चाहे आप चकबंदी लेखपाल बनते हैं, चाहे आपका जूनियर इंजीनियर बनते हैं, चाहे वो आपका लोअर PCS के थ्रू जाते हैं, चाहे वो आपका ग्राम विकास अधिकारी बनते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी बनते हैं, इन सब चीज़ों में इस जॉब में आपको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। वोट देने के बारे में बात करें तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 में संशोधन करके एक जो 61वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1989 वाला, मतदान करने की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की आयु के बारे में बात करें तो 65 वर्ष है।
तो 65 वर्ष या 6 साल जो भी पहले हो वो है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 65 वर्ष निर्धारित है। नेक्स्ट है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तरीय होती है। राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में बात करें तो उम्मीद है राष्ट्रीय पार्टियों से संबंधित क्वेश्चन इस बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अच्छा बताइएगा वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है। वैसे मैंने लगभग से जो अभी लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं या नेक्सस जीएस के अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो बहुत बार अभी रिसेंट में राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में बताया है कि वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी कितनी है। एक हिंट दे देता हूं, अभी आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जुड़ी है और कुछ जो हैं वो बाहर गई हैं, तो पूछी जा सकती हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना इस वजह से अधिक है क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में या फिर आपकी जॉब पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकता है, डायरेक्ट उसमें आपका ये पूछा जा सकता है। उसके पीछे रीजंस भी है क्योंकि ये आपके जॉब में काम भी आएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है 5 से 11 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से 11 जो है वो भारत की नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। रीज़न उसके पीछे ये है कि नागरिकता भी अक्सर लगभग से चर्चा का विषय ही बनी रहती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75(1) कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 244 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 244 कहता है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ये विधान भवन रक्षक में पूछा गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान का भाग 11 ये नागरिकता से संबंधित है। ये भी ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं। 243(1) के बारे में बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 243(1) के अनुसार पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो गठन है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 49 के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और वस्तुओं की सुरक्षा से रिलेटेड है। ये भी पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। भारत में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करें तो आर्टिकल 315 के तहत आता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 18 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था। ये पूछा गया था, लोअर का एग्ज़ाम था 2016 में, तब पूछा गया था। आर्टिकल 301 के बारे में बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ये आपका आर्टिकल 301 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, 324 से 329 के बारे में बात करें तो चुनाव से संबंधित है। भारत संविधान के आर्टिकल 324 जो है चुनाव का उल्लेख करता है। 243 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करें तो भारतीय तिरंगे का जो अशोक चक्र का रंग है वो आपका गहरा नीला है। ये पूछा गया था, लोअर का एग्ज़ाम था 2019 में, उसमें पूछा गया था। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करें तो अनुपात जो है वो आपका 3:2 का आता है इसमें। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 में आम फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका हॉकी कहा जाता है। बट नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्र चिन्ह जो है वो आपका लिया गया है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण जो है वो आपका प्रांतीय सरकार पर गवर्नर के सभी विशेष शक्तियां आता है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार आयोग के बारे में बात करें तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी ये पेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था जो 2022 में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है, ये ज़रूर पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि
चुनाव हुए हैं, तो पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है, अगर ये पूछा जाए कि कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है, तो स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। स्थानीय सरकार का मतलब होता है लोकल गवर्नमेंट, जन प्रशासन का एक रूप जो अधिकांश जगह पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है, जिसे राजकीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में राज्य सूची में जो सम्मिलित हैं, पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल, ये सारे के सारे आपका सम्मिलित हैं। अगर दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में बात करें तो ये इसमें शामिल नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो आपका राज्य सूची में शामिल है। ये भी पेट के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। भोजन में मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम जो है वो आपका 1954 में बना था। NFWP के बारे में बात करें तो NFWP का जो मतलब होता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम ये लागू किया गया था 1955 में। ये लोअर का सेकेंड एग्जाम हुआ था 2019 में, उसमें आपका ये पूछा गया था। कैबिनेट स्तर के बारे में बात करें तो विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। अच्छा, पूछा जाए आपसे तो वर्तमान विपक्ष का नेता कौन है ये बताइएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो श्रीमती सुचेता कृपलानी ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही हैं और उत्तर प्रदेश की थी ये। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश के बारे में भी हम लोगों ने बात की ही, फातिमा बीवी थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, मानसिक विक्षिप्त भारतीय दंड संहिता के धारा 84 में सन्निहित है। ये पूछा गया था 2016 में, कनिष्ठ सहायक पेपर था। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम जो है 2006 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राज्य की सुचेता कृपलानी एक मुख्यमंत्री रही हैं जो अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्ष से विवाहित थी। तो सुचेता कृपलानी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी की अध्यक्ष JB कृपलानी से विवाहित थी। 1963 में सुचेता कांग्रेस पार्टी से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। तब इनके पति आचार्य JB कृपलानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि भारत की आज़ादी के समय कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। ये पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में, चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था 2015 में, उसमें पूछा गया था कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी की अध्यक्ष से विवाहित थी, तो सुचेता कृपलानी जी रही थी। जब आपको नॉलेज होगा इनके बारे में तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। वैसे आपको बता दिया गया तो अब गलतियां नहीं होनी चाहिए। भारतीय परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, ये स्टेटमेंट जो दिया था वो आपका अरस्तु साहब ने दिया था। मैला ढोने के परंपरा के बारे में बात करें तो हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में 1993 से पूरी तरह से बैन कर दिया गया। विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम के बारे में बात करें तो विनाशकारी कीड़े और कीट अधिनियम जो है 1914 से लागू हुए थे। देखिए, आपको फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि 2015 से UPSSC के जितने भी एग्जामिनेशन कराए गए हैं 2023 तक, उन सारे एग्जामिनेशंस में जो पॉलिटी के सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सारा का सारा इसी 1 घंटे की वीडियो में कवर अप हो गए हैं। तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, मान लीजिए 4 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपका 1 घंटे का पढ़ना जो है कहीं ना कहीं वर्थफुल रहा ही है। और इसके अलावा आपका वीडियो री एग्जामिनेशन के लिए जो क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है तो उसको अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके 50 क्वेश्चन जो GS के आने वाले हैं, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 40 क्वेश्चन के आसपास मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, कोशिश यही है हमारी कि 40 से 45 क्वेश्चन के आसपास जो है वो आप लोगों को मिल जाए। और इसी बेसिस पे आपका एक 125 पेज का नेक्सस GS स्पेशल का पेज बनाया गया है जो करंट ओरिएंटेड GS है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमी हो गया,
सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, मतलब ये पांचों सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है सिर्फ 20 से 25 पेज में पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा दिया गया। तो वो टू द पॉइंट है, वो आप तैयार कर सकते हैं। 30-40 दिन का समय है तो बहुत अच्छे से आपका तैयार भी हो जाएगा। चलिए, तो और हाँ, अगर ये ज्वाइन करना है तो ये दिए हुए नंबर्स पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हैं। इसके अलावा वैसे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। राइटर्स बिल्डिंग के बारे में हम लोग बात करें तो राइटर्स बिल्डिंग जो है भारत के पश्चिम बंगाल सरकार का एक सचिवालय भवन है। नेक्स्ट है विधानमंडल के बारे में बात करें तो विधानमंडल जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का सदन होता है, और जबकि परिवार, वंश, जाति, संघ और गैर सरकारी संगठन नागरिक समाज के रूप में माने जाते हैं। ये ग्राम पंचायत अधिकारी में ही पूछा गया था कि क्या नागरिक समाज के रूप में किसे माना जाता है, तो विधानमंडल तो नहीं माना जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें, ये 1972 का है। तो कुल मिलाकर 55 मिनट के वीडियो में आपका UPSSC द्वारा वर्ष 2015 से अभी तक कराए गए जितने भी प्रश्न पूछे जा सके हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में कवर अप करा दिए गए हैं। इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार अगर आप देख लेंगे, सुन लेंगे, तो मुझे लगता है कि पॉलिटी के ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो, और देखते रहें आप लोग। और चलिए, थैंक यू सो मच।